हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ टेक्निकल एकेडमी गया। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने 6 टाइप्स को मैंने बताया था कि जो मैकेनिकल आपकी टोटल जो प्रॉपर्टीज़ होती है किसी भी मटेरियल की वो 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सा, अगर आपको याद होगा, अगर आप लोगों ने वीडियोस देखा होगा तो वहाँ पे हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टी बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। कौन कौन सा आपके फिजिकल हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी देखा था, थर्मल देखा था, और 2 प्रॉपर्टी जैसे मैंने केमिकल और आपका जो ऑप्टिकल है, मैंने इसको सिर्फ डिफिनेशन बता दिया था कि क्या होता है। और ये जो फिजिकल, इलेक्ट्रिकल और थर्मल देखा था हम लोगों ने, इसको डिटेल में देखा था, ठीक है। और आज जब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज, इसको बोलेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हम लोग, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। हर एक चीज़ अलग अच्छे से इसको समझना। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि यहाँ पे जो हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होता है इसको हम लोग कहाँ से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। मतलब कौन कौन से प्रैक्टिकल प्रोसेस होते हैं किसी भी मटेरियल्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट करना। क्योंकि अगर हमें पता रहेगा कि किस मटेरियल की प्रॉपर्टी कहाँ है, तभी हम उसका यूज़ करके ना उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मशीन के कंपोनेंट बना सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई कंपोनेंट हम लोग बनाते हैं मशीन्स वगैरह का, तो उस पर लगता है लोड लगता है, ठीक है। लोड लगेगा, उस पर फोर्स लगेगा, टेम्परेचर लगेगा। तो हमें उस टाइम क्या होता है ना, जो भी फोर्स इस पर लग रहा है या लोड लगेगा, तो मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो उस लोड और फोर्स को बियर कर सके, सह सके, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग के लिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग जो पढ़ेंगे, टाइप्स क्या होते हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की टाइप्स होती है। लेकिन सबसे पहले समझो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हमारा आता कहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है ना, एक टेंशन टेस्ट होता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने तो सॉम में जो टेंशन मेंबर किसको बोलते हैं, कंप्रेशन मेंबर किसको बोलते हैं, सब कुछ पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करके टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये टेंशन टेस्ट क्या होता है समझो आप। और टेंशन टेस्ट हम लोग जिस मशीन में करेंगे उस मशीन का नाम होता है यूटीएम। यूटीएम का मतलब होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। और टेंशन टेस्ट हम लोग किसका करेंगे, किसी भी मटेरियल का करेंगे, ठीक है। जिस मटेरियल का हम लोग को करना होगा टेंशन टेस्ट, उसको हम लोग लेबोरेटरीज में करेंगे। तो वहाँ से हम लोग को टेंशन टेस्ट करने से क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चलता है, और उन प्रॉपर्टीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं। और प्रैक्टिकली जो भी कुछ हम लोग को कंपोनेंट बनाना होता है, ठीक है, उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे हम लोग। और प्रैक्टिकली जो भी कंपोनेंट बनाना होगा उसके बाद हम लोग वहाँ से बनाते हैं। तो जैसे कि ये मैंने बोला टेंशन टेस्ट है। टेंशन आपको पता होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक मेंबर होगा। मेंबर इन द सेंस मतलब जिस मटेरियल को हमको टेंशन टेस्ट करना है उसका एक सैंपल लेते हैं, और उस सैंपल में क्या करेंगे, देखिए आप सैंपल किस तरीके से रहेगा। ये सैंपल कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पे एक पतला सा जो आपको दिख रहा लेंथ, इसको बोलेंगे एल नॉट बोलेंगे, मतलब इस लेंथ को बोलते हैं गेज लेंथ। अब क्या करेंगे ना, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन जो एटीएम का जो मशीन है, मैंने बोला टेंशन टेस्ट है, तो टेंशन टेस्ट में क्या करते हैं, इधर से भी पी लोड लगा दो अब, और इधर से भी पी लोड लगा दो। दोनों साइड से मैंने क्या लगा दिया, पी लोड लगा दिया। अब लोड लगा के जब आप इसको इधर खींचोगे, इसको नीचे खींचोगे, तो ये मेरा मटेरियल क्या होगा भैया, इसका होगा डिफॉर्मेशन। अरे होगा कि नहीं डिफॉर्मेशन, बिल्कुल होगा। जैसे जैसे आप लोड को पी को बढ़ाते जाओगे यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में, तो इसका डिफॉर्मेशन होने लगेगा। और डिफॉर्मेशन होते होते मटेरियल तो ऐसा भी टाइम आएगा ना कि उसका जो शेप है, जैसे मतलब लेंथ क्या होगा उसका, इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। डायमीटर क्या होगा उसका, लेंथ तो इंक्रीज़ करेगा, डायमीटर क्या होगा, छोटा हो जाएगा उसका। क्योंकि भैया आप जब फोर्स पी लगा रहे हो तो मटेरियल में होने लगा डिफॉर्मेशन। तो वो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग को डिफॉर्मेशन और चेंज इन लेंथ मिलता है उसका एक हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। मतलब जो हम लोग लोड उस पर लगा रहे हैं उस मटेरियल में, और जो हम लोग का एक्सटेंशन हो रहा है, एक्सटेंशन का मतलब क्या हो गया, चेंज इन लेंथ, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ और लोड के बीच में एक हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो मैंने अभी जो ये एक ये जो मैंने लिया हुआ था सैंपल, तो ये सपोज करो ये माइल्ड स्टील का सैंपल है, ठीक है। इसी तरीके से हर एक जितने भी कंपोनेंट होते हैं ना, सबके सैंपल लिए जाते हैं अलग अलग तरीके से। तो मैंने ले लिया यहाँ पे क्या, माइल्ड स्टील का सैंपल। अब मैं क्या करूँगा, मैं क्या देख रहा हूँ, जब मैं इस पर लोड लगा रहा हूँ और इसका जब डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से कर्व दिख रहा है। तो अभी आपको ये कर्व समझ में नहीं आया कि सर ये कर्व मेरे को क्या बता रहा है, ठीक है। ये कर्व अभी आपको समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने क्या बोला कि देखो जैसे जैसे आप लोड लगाओगे, ये जैसे जैसे मैं लोड उसको लगा रहा हूँ, ये उसका लेंथ में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, लेंथ बढ़ रहा है, ठीक है। फिर एक ऐसा टाइम आता है कि ये देखो लेंथ, इसका जो लोड लगाने के साथ लेंथ बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे इसकी जो मतलब लोड में इसका कुछ असर नहीं हो रहा, सिर्फ इसका लेंथ ही बढ़ते जा रहा है। इस यहाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए फिर से इसको हम लोग थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि उसको आपको समझने में थोड़ा
इजी हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, देखिए इस जगह पे क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे देखिए लेंथ तो आगे इसके साइड में बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे लोड में कोई इसका चेंज नहीं हो रहा है। फिर एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे आपका लेंथ कम बढ़ता है लेकिन लोड देखो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और एक ऐसा भी पॉइंट आता है जहाँ पे मटेरियल आपका टूट के मतलब टूट जाता है। मतलब देखो क्या होता है कि कोई भी मटेरियल होता है, जैसे कि इस मटेरियल में हम लोग जो लोड लगा रहे हैं तो इसमें क्या होगा, एटम्स होंगे ना, इस तरीके से एटम्स होंगे। अब देखो ये जो आपके एटम्स हैं, ये एटम्स जो होते हैं आपस में इनके बीच में बॉन्ड होता है जिसको हम लोग आंतरिक बॉन्ड मतलब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। अब जब आप बाहर से लोड पी लगा रहे हो तो ये बॉन्ड क्या होंगे, इस तरीके से कुछ ये आपके मॉलिक्यूल्स इस तरह से डिफॉर्मेशन होंगे पहले, ठीक है, इस तरह इनका कुछ शेप चेंज होने लगा, शेप तो चेंज होने लगा। लेकिन अब जब और ज़्यादा पी लोड लगाते रहोगे तो एक ऐसा भी तो टाइम आएगा ना, तो जो ये जो बॉन्ड है ये क्या चाहेंगे, ये चाहेंगे कि आपस में जुड़े हुए रहें, ठीक है। और आप इनको क्या चाहते हो, डिफॉर्म करना चाहते हो, मतलब इनका शेप को चेंज करना चाहते हो, ये बॉन्ड आप तोड़ना चाहते हो यहाँ पे। लेकिन ये क्या करेगा, बॉन्ड क्या होगा यहाँ पे, ये क्या कर रहा है अपना एक रेजिस्टेंस फोर्स जनरेट कर दिया उस मटेरियल के अंदर, मतलब क्रिस्टल के अंदर जनरेट कर रहा है, ठीक है। इसी इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स अपॉन एरिया को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्ट्रेस। मतलब मटेरियल में क्या जनरेट हो गया, स्ट्रेस जनरेट हो गया। स्ट्रेस मटेरियल में क्यों जनरेट हो रहा है, वो रेजिस्ट कर रहा है। ये जो बाहर में जो पी फोर्स यहाँ पे आप लगा रहे थे, वो एटम्स जो होते हैं, एटम्स के बीच जो बॉन्ड होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वो चाहता है कि हम लोग आपस में जुड़े हुए रहें। लेकिन आप अगर आप मान लो पी को बढ़ाते जाओगे तो एक ऐसा भी टाइम आएगा ना जब ये जो मेरा बॉन्ड है इन मटेरियल के बीच में, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, और आपका जो मटेरियल है ना वो कर जाएगा फेल, ठीक है। और मटेरियल क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। फेल करने का मतलब क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा, वो टूट जाएगा, समझ रहे हो। तो वही यहाँ पे शो कर रहा है आपका, यहाँ पे क्या शो कर रहा है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे ये दिखाया है कि जैसे जैसे आप यहाँ पे लोड को लगा रहे हो, ठीक है, ये एक ऐसा पॉइंट आता है, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया क्या, पी बोल दिया। पी मतलब हो गया यहाँ पे प्रोपोर्शनल लिमिट हो गया, समझेंगे क्या होता है। उसके बाद जस्ट थोड़ा उसके ऊपर गए हैं तो उसके ऊपर में एक पॉइंट है जिसको मैंने बोल दिया अभी क्या, ई मतलब होता है इलास्टिक पॉइंट। उसके बाद इस वाले जो आपको अपर पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया अपर यील्ड पॉइंट, ठीक है। और नीचे वालों को मैंने बोल दिया लोअर यील्ड पॉइंट। समझते हैं ये क्या होता है। और यहाँ पर ये जो सबसे ऊपर टॉप में दिख रहा है, इसको मैंने बोल दिया कि अल्टीमेट टेंजाइल अल्टीमेट स्ट्रेस बोल दिया, ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेस हो गया। और ये जो क्रॉस वाला दिख रहा है यहाँ पे आपका जो मटेरियल है, ये आपका फ्रैक्चर हो गया। क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया। तो अब मैंने आपको यहाँ पे ये समझाया कि जो हमारा टेंशन टेस्ट होता है वहाँ पे एक हम लोग पहले क्या लेते हैं, उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट करते हैं टेंशन टेस्ट में। टेंशन टेस्ट करेंगे कहाँ पे, ईटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में करेंगे। जो जिस मटेरियल का हम लोग को टेस्ट करना रहता है उसका एक हम लोग सैंपल लेंगे और उसमें हम लोग पी लोड लगा के हम लोग क्या करेंगे, पी लोड लगा के उसमें डिफॉर्मेशन करेंगे। और डिफॉर्मेशन करेंगे तो उसका शेप में क्या होगा, चेंजेस आएगा। शेप में चेंज आएगा मतलब क्या होगा, लेंथ बढ़ेगा, डायमीटर घटेगा। तो हम लोग लोड और चेंज इन लेंथ के बीच एक ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। और जब ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। चलिए इस ग्राफ को हम लोग फिर से समझते हैं। ये ग्राफ कैसा दिख रहा था आपको, ये ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा था। मैंने किस किस का एक जो हम लोग लोड पी लगा रहे हैं और जो चेंज इन लेंथ हो रहा है उस मटेरियल में, उसका ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ हमको कुछ इस तरीके से दिखने लगा। और यहाँ पर एक जब पॉइंट आता है जहाँ पे मटेरियल क्या करता है आपका, यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाता है। मतलब भैया इसके पास और इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप जो बाहर से लोड लगा रहे हो इसको सह सके, क्योंकि देखो किसी में भी एक मैक्सिमम कैपेसिटी रहेगा ना कि उससे ज़्यादा अगर आप उसको लोड लगा दोगे तो वो मटेरियल क्या कर जाएगा, आपका ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे कि किसी ने पूछा कि हम लोग जो ईटीएम टेस्ट करते हैं तो ईटीएम टेस्ट में हम लोग किसका ग्राफ बनाते हैं, ईटीएम टेस्ट में हम लोग लोड वर्सेस चेंज इन लेंथ, ठीक है, उसका ग्राफ बनाते हैं कि मटेरियल में जो चेंज इन लेंथ हो रहा है और जो उसमें जो लोड लगा रहे हैं उन दोनों के बीच में जो रिलेशन हो रहा है, ईटीएम मशीन के हेल्प से हम लोग उसका ग्राफ बना रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है कि जो हम लोग लोड लगाते हैं या जो फोर्स पी लगा रहे हैं, अगर आपको पास जो मटेरियल है उसका तो एरिया पता होगा, एरिया को डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, स्ट्रेस मिल जाएगा। और आपने पढ़ा है ये सॉम में। और जो चेंज इन लेंथ होता है अगर उसको ओरिजिनल लेंथ भी आपको पता रहेगा स्टार्टिंग में, अगर उससे डिवाइड कर दोगे तो ये क्या मिल जाएगा, आपको स्ट्रेन मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पी बाई ए कर देते हैं और चेंज इन लेंथ बाई एल कर देंगे। अब हमको यहाँ से क्या मिलने वाला है, अब हमको जो ग्राफ मिलेगा ना, यहाँ पे ग्राफ किसका कर्व मिलने वाला है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील मिलने वाला है। क्या मिलेगा, स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व मिलने लगा है, किसका, माइल्ड स्टील का। लेकिन स्टार्टिंग में ये किसका कर्व था, स्टार्टिंग में जो ये मेरा कर्व था वो लोड वर्सेस
चेंज इन लेंथ का था, लेकिन जैसे ही मैंने चेंज इन लेंथ, ये स्ट्रेन का मतलब क्या होता है भैया, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, जो भी आप लोड अप्लाई कर रहे हो उसको एरिया से डिवाइड कर दो। फिर मैंने बोला देखो क्या होता है ना कि ये कुछ इस तरीके से आपको लीनियर लाइन शो कर रहा है, ठीक है। फिर इस तरीके से मटेरियल कुछ उसका नीचे की ओर आ रहा है, और फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से सेफ हो रहा है। तो आप समझो यहाँ पे हो क्या क्या रहा है। मैंने बोला ये एक जो पॉइंट है ना, उस पॉइंट को मैंने बोल दिया प्रोपोर्शनल लिमिट, उसके थोड़ा ऊपर गया तो मैंने बोल दिया इलास्टिक लिमिट, ठीक है। और ये जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है इसको मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ अपर यील्ड पॉइंट, और सबसे नीचे वाले पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका सबसे टॉप में दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेंथ। मतलब भैया स्ट्रेंथ मतलब क्या था, मजबूती, मटेरियल में ये मैक्सिमम मजबूती है भैया, इससे ज़्यादा नहीं है। अब उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा भैया आपका मटेरियल फ्रैक्चर कर जाएगा, मतलब भैया टूट के बिखर गया, ठीक है। तो अब समझते हैं ये सब चीज़ हो कैसे रहा। अब मैंने आपको देखो क्या होता है, मैंने बोला कि जो भी हम लोग जिस मटेरियल में फोर्स लगाते हैं उसमें रहते हैं इस तरीके से एटम्स रहते हैं, और एटम्स जो होते हैं आपस में एक दूसरे से एक बॉन्ड में बंधे हुए रहते हैं। आप जब बाहर से पी फोर्स लगाओगे, मैंने क्या किया, बाहर से पी फोर्स लगा रहा था मैं अभी, तो जब बाहर से पी फोर्स लगाओगे तो देखो मटेरियल इस तरीके से बॉन्ड, इसमें कुछ जो आपके एटम्स उसका शेप में कुछ चेंज आ गया, लेकिन फिर भी बॉन्ड क्या टूटा है, नहीं टूटा है। लेकिन अब ये जो दोनों एटम है वो क्या चाहेंगे, आपस में जुड़े हुए रहे। मतलब आप जितना ज़्यादा बाहर से पी फोर्स लगा रहे हो, ये भी अंदर में उतना ही उसके अपोजिट डायरेक्शन में पी फोर्स लगाएंगे, जिसको हमने क्या बोल दिया, रेजिस्टेंस फोर्स। मतलब मेरे बॉडी के अंदर एक रेजिस्टेंस मतलब रोकने वाला फोर्स हो गया जनरेट। मतलब वो नहीं चाहता है कि मेरा मटेरियल क्या हो, टूटे। क्यों, ये बॉन्ड क्यों नहीं टूटना चाहता, क्योंकि इसके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स है इसीलिए। और उसी रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्ट्रेस। मतलब जब भी हम लोग किसी मटेरियल में बाहर से लोड लगाते हैं तो मटेरियल के अंदर क्या जनरेट हो गया, स्ट्रेस जनरेट हो गया। लेकिन ये कब तक रेजिस्ट कर सकता है भैया, उसकी एक मैक्सिमम कैपेसिटी होगी ना। मतलब उसके बाद अगर आप उस लोड को इतना बढ़ा दो ना कि भैया वो मटेरियल क्या कर जाए, मेरा फेल कर जाए, फेल तो करेगा ही ना। तो वही देखो आपका ग्राफ में यहाँ पे क्या शो कर रहा है, देखिए ग्राफ में यहाँ आपका हमको शो कर रहा है कि देखो यहाँ पे जैसे जैसे हम मतलब लोड को लगा रहे हैं, अब यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल लिमिट है, ये इलास्टिक लिमिट है। आप समझते हैं क्या हो रहा है कि अब जैसे ही इलास्टिक लिमिट तक किसी मटेरियल को, मान लो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इसको पी फोर्स से मैंने इधर से भी लगाया, टेंशन फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, एटीएम मशीन में। लेकिन जैसे ही आप पी लोड को आप छोड़ दोगे ना, कहाँ तक, इलास्टिक लिमिट में पहुँचने के बाद क्या होगा, फिर मटेरियल अपने आप फिर किसका पोजीशन पे आ जाएगा, अपने आप पोजीशन मतलब ओरिजिनल पोजीशन पे आ जा रहा है। जैसे मान लो देखो आपने जैसे फोर्स लगाया तो ये मटेरियल कुछ इस तरीके से बढ़ गया होगा, ठीक है। लेकिन आपने इलास्टिक लिमिट तक लगाया ना, उसके बाद अगर आप छोड़ोगे तो मटेरियल क्या कर रहा है, अपना ओरिजिनल शेप को गेन कर ले रहा है। क्या कर रहा है, जो उसकी ओरिजिनल मतलब आकार था उसी आकार पर आ जा रहा है। ये कब आ रहा है, जब आप इलास्टिक लिमिट तक उसका फोर्स लगा रहे हो। उसके बाद आपने बोला कि नहीं मेरे को लोड को और बढ़ाना है, आपने क्या किया, अपर यील्ड पॉइंट। यील्ड का मतलब क्या होता है भैया, जस्ट होता है उसका शेप में चेंज होना, ठीक है, शेप में चेंज होना। यील्ड मतलब होता है कि भैया मटेरियल आपका क्या होने वाला है, भैया टूटने वाला है और फेलियर होने वाला है ये, ठीक है। ये एक स्ट्रेंथ होता है। तो मटेरियल पहुंच गया मेरा क्या, अपर यील्ड स्ट्रेंथ में। अब उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, जब हम लोड को मतलब स्ट्रेस हम लगा रहे हैं लेकिन देख रहे हैं स्ट्रेस मेरा बढ़ नहीं रहा है, हम नीचे की ओर जब आ रहे हैं ना तो सिर्फ वहाँ पर स्ट्रेन बढ़ रहा है। देखो ये क्या होता है, मैंने आपको समझाया है कि ये जो यहाँ पे एटम्स होते हैं उसके पास एक कैपेसिटी होगा। मतलब अगर मतलब कैपेसिटी करने का मतलब है कि भैया एक टाइम तक ही अपने बॉन्ड में बंधे हुए रह सकते हैं, लेकिन आप जैसे जैसे लोड को ज़्यादा बढ़ाते रहोगे तो भैया ये जो इनमें आंतरिक जो बल था वो क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। उसके बाद आप जितना पी लोड लगाओगे ये एटम्स क्या उतना ही ज़्यादा डिफॉर्म होने लगेंगे। तो वही यहाँ पे शो कर रहा है, नीचे जब ये आपका आ रहा ना यहाँ पे, तो ये शो कर रहा है कि भैया यहाँ पे मेरा स्ट्रेन यहाँ पे बढ़ रहा है लेकिन स्ट्रेस बढ़ नहीं रहा। लेकिन फिर यहाँ पे आगे जब आते तो आगे क्या देख रहे हो कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और स्ट्रेन कम बढ़ रहा है। अब क्या होता है मटेरियल के अंदर कि मैंने आपको समझाया था क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि मान लो इस तरीके से सारे आपके एटम्स का डिफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन क्या होता है बहुत सारे सपोज मान लो इस तरह के एटम्स का डिफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब एक जगह से जो उनका लोकेशन है वो दूसरे जगह पे जा रहा है। लेकिन क्या होगा कि जैसे जैसे आप लोड लगा रहे हो कुछ मतलब क्रिस्टल के अंदर ऐसा भी चीज़ हो जाता है कि ये जैसे कि मान लो एटम कहीं से भी ये रेंडमली यहाँ पर आ गए और कहीं इस तरीके से आ गए। उसके बाद आप जब लोड लगाते हो तो यहाँ पर जो इनका जो रेंडम मतलब पोजिशन, रेंडम का मतलब होता है कि भैया जहाँ से भी कहीं से भी उठ के ये चले आए हैं। उसके बाद ये क्या कर रहे हैं ना कि डिफॉर्मेशन का अपोज करने लगे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, लोड तो लगा रहे हैं लेकिन मेरा डिफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर इस रीजन में जो मेरा क्या हो रहा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है लेकिन स्ट्रेन बहुत ही कम बढ़ रहा है। तो इसी को हम लोग बोल
देते हैं क्या, स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग के कारण ही क्या हो रहा है, मटेरियल में जो स्ट्रेंथ होती है और उसकी जो आपकी हार्डनेस होती है वो बढ़ने लगती है। समझ रहे हो, उसकी हार्डनिंग मतलब उसकी स्ट्रेंथ और जो हार्डनेस होती है क्या होगी, बढ़ेगी। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या समझा, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। मैंने बोला कि स्ट्रेस और ये आपका स्ट्रेन का डायग्राम बना रहे हैं। अगर आप इलास्टिक लिमिट तक किसी भी मटेरियल पे कोई लोड लगाते हो और वो लोड अगर आप हटा लेते हो तो वो मटेरियल क्या करेगा, अपना ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगा। रिगेन का मतलब क्या है, वापस भैया उसी अवस्था में आ जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि मैं और ज़्यादा लोड लगाऊँ, ठीक है, उस पॉइंट से भी ज़्यादा लोड लगाऊँ, तो अगर आप उस पॉइंट से भी ज़्यादा लोड लगाओगे तो मटेरियल क्या होगा, एक ऐसा कंडीशन आएगा कि मटेरियल बोलेगा भाई आप लोड लगा रहे हो लगाओ, लेकिन मैं अब रेजिस्टेंस फोर्स नहीं लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे भैया क्या होगा, स्ट्रेस तो कम रहेगा लेकिन देखो स्ट्रेन फिर भी आगे की ओर बढ़ेगा। उसके बाद ये वाला जो कंडीशन आता है, यहाँ पर स्ट्रेस ज़्यादा इसलिए बढ़ता है क्योंकि यहाँ पर हो रही है आपकी स्ट्रेन हार्डनिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, स्ट्रेन हार्डनिंग। और स्ट्रेन हार्डनिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि अब एटम्स जो आपका जो क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स का जो अरेंजमेंट हो रहा है ना, वो कुछ इस तरीके से हो जा रहा है कि वो डिफॉर्मेशन जो आप चेंज करना चाहते हो उसका शेप में, उसको वो रोक ले रहा है, ठीक है। तो उसके कारण यहाँ पे क्या होगी, उस मटेरियल में स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ गई और स्ट्रेन बहुत कम हो गया। उसके बाद ये एक मैक्सिमम लिमिट तक पहुँचता है, मतलब उसके बाद भैया मटेरियल के अंदर कैपेसिटी ख़त्म। वो बोला भैया कि आप तो इसके आगे आप कुछ अगर लोड लगाओगे तो अब मेरे में तो भैया ताकत ही ख़त्म हो गया, हम स्ट्रेस जनरेट कर ही नहीं पाएंगे। उसके बाद भी अगर आप लोड लगाओगे तो भैया मटेरियल दो पार्ट में आपका टूट के ख़त्म हो जाएगा। तो उसी को हम लोगों ने क्या बोल दिया, फ्रैक्चर पॉइंट बोल दिया, ठीक है। तो ये जो हम लोग ईटीएम मशीन में ये जो हम लोगों ने टेस्ट किया है, ईटीएम टेस्ट, यहीं से सारे प्रॉपर्टीज़ निकल के आती है। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ निकल के आती है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर कौन कौन से मैकेनिकल की प्रॉपर्टीज़ होती है। अब हमें यहाँ पे समझना है कि प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से होती है। जैसे कि आपका स्ट्रेंथ हो गया, समझेंगे अभी क्या क्या होता है, एक एक चीज़ हम लोग सब कुछ समझने वाले हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ हो गया, डक्टिलिटी हो गया, ठीक है, मैलिएबिलिटी हो गया। ये सारे हम कहाँ से हमको मिल रहा है, जब हम लोग उस तरीके से टेस्ट किए हैं, ठीक है। यंग मॉडुलस हो गया, यंग मॉडुलस को ही हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आप पढ़ चुके हो, सोम में पढ़े होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो गया, स्टिफनेस हो गया, स्टिफनेस ये भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है। फटीग हो गया, ठीक है, फटीग जो बड़ा डेंजर फेलियर होता है, किसी भी मटेरियल का फेलियर में इसी के कारण होता है, समझेंगे फटीग क्या होता है। फिर आपका क्रीप हो गया, ठीक है, क्रीप हो गया। फिर आपका टफनेस हो गया, ठीक है। टफनेस के बाद आपका डक्टिलिटी तो मैंने बोल दिया, मेलेबिलिटी भी आपको बता दिया, ठीक है। अब हम लोग सारा प्रॉपर्टीज़ क्या करेंगे ना, एक एक करके समझेंगे कि सारे प्रॉपर्टीज़ मतलब एक एक करके कौन सी प्रॉपर्टी हमें क्या बताता है, ये चीज़ हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ को हम लोग समझने से पहले ना एक हमारा कंसेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, हुक्स लॉ। ये थियोरेटिकल है, समझना मेरी बात, ठीक है। ये हुक्स लॉ है ना, और इससे भर भर के भैया क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसको बड़ा सिंपल है। हुक्स लॉ क्या बोलता है कि सपोज करो मैं यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम कर बना रहा हूँ, किसका, स्ट्रेस और स्ट्रेन का बना रहा हूँ। और ये हमें कहाँ से मिला भैया, ईटीएम मशीन से। ईटीएम से मशीन से पहले हमको क्या मिलता है, लोड वर्सेस एक्सटेंशन का मिलता है, लेकिन हमने इसको एरिया से डिवाइड कर दिया था, इसको चेंज इन लेंथ से, तो ये कन्वर्ट हो गया स्ट्रेस और स्ट्रेन में। तो मैंने बताया था एक लिमिट होता है जिसको मैंने वो क्या बोला था, इलास्टिक लिमिट। अगर आप किसी भी मटेरियल को अगर इलास्टिक लिमिट तक लोड लगाते हो और फिर वो लोड लगाने के बाद अगर आप छोड़ देते हो, ठीक है, तो मटेरियल क्या करेगा, अपना ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेता है। तो हुक्स लॉ क्या बोलता है कि द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू इलास्टिक लिमिट। अप टू का मतलब होता है भैया कि इलास्टिक लिमिट के पॉइंट पे बैठ जाओ, मतलब वहाँ पर हो गया आपका अप टू, इस पॉइंट पे बात कर रहा है, ठीक है। तो इलास्टिक लिमिट का जो पॉइंट होता है वहाँ पर बोल रहा है स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। और इसी समानुपाती को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट का यूज़ करेंगे जिसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, ई बोल दिया। क्या बोल दिया, ई। तो ई को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इसको बोलेंगे यंग मॉडुलस, ठीक है। अब आप देखो जो यंग मॉडुलस होता है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व का स्लोप होता है। स्लोप करने का मतलब क्या होगा, जैसे कि देखो ई इक्वल टू आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन मतलब स्ट्रेन हो गया, ठीक है। अब देखो अब स्लोप क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है,
tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, इसी को तो स्लोप बोलते हैं हम लोग। अब जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे कोई थीटा ले लिया, अब इसको हमको इस तरीके से ये ड्रॉ कर दिया मैंने, तो ये वाला जो हॉरिजॉन्टल वाला ये क्या शो करेगा, स्ट्रेन शो करेगा, और वर्टिकल वाला स्ट्रेस शो करेगा। तो लेकिन यहाँ पे जब आप tan थीटा निकालोगे तो क्या लिखोगे, पी बटे बी, पी मतलब क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया, और बी क्या हो गया, एप्सिलॉन हो गया। तो भैया स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राम जो आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो आपका कर्व का जो स्लोप होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन, सिग्मा बाई एप्सिलॉन को क्या बोल देते हो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल देते हैं, ठीक है। तो हुक्स लॉ सिंपली यही बोलता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू इलास्टिक लिमिट, ठीक है। और लेकिन अगर हम कोई पूछे, ठीक है ये तो हुक्स लॉ ने बोला कि इलास्टिक लिमिट तक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कि हुक्स लॉ जो मेरा है एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है, लेकिन किसी ने पूछा प्रैक्टिकली जो होता है, प्रैक्टिकली जो हम लोग करते हैं, इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं मटेरियल का टेंशन टेस्ट में, प्रैक्टिकली आप बताइए कि स्ट्रेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन कहाँ तक होता है, प्रैक्टिकली की बात कर रहा हूँ, तो ये होता है प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही, ठीक है, याद रखना प्रोपोर्शनल लिमिट तक जो होता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है प्रैक्टिकल कंडीशन में। लेकिन हुक्स लॉ ने क्या बोला है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो लॉ जो होते हैं भैया वो थियोरेटिकल बनाया गया है। तो हम लोग को अगर पूछेगा कि बताओ हुक्स लॉ में स्ट्रेस कहाँ से कहाँ प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन का, तो आप क्या बोलोगे, इलास्टिक लिमिट बोलोगे। लेकिन क्वेश्चन अगर आएगा कि प्रैक्टिकली कहाँ पे आपका ये प्रोपोर्शनल होता है, तो आप क्या बोलोगे, प्रोपोर्शनल लिमिट, मतलब इलास्टिक लिमिट के नीचे जो एक पॉइंट आता है उस पॉइंट को हम लोग पी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्लियर हो गया। अब हम लोग समझते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ है डक्टिलिटी, ठीक है। तो डक्टिलिटी क्या बोलता है कि ये मटेरियल का वो प्रॉपर्टी होता है कि सपोज करो मेरे पास एक इस तरीके से कुछ आयरन या किसी भी चीज़ का रॉड है, ठीक है। आपने क्या कर दो, आप क्या कर रहे हो, पी फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। ये कैसे फोर्स लगा, टेंशन लगा रहे हो। तो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के कारण अगर इस मटेरियल, मैंने इसको बोला कि ये डक्टाइल मटेरियल है, तो डक्टाइल मटेरियल के कारण आप क्या कर सकते हो, इस मटेरियल को थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, किसमें, थीन वायर में। तो जितने भी सारे आपके डक्टाइल मटेरियल होंगे उस पर जब आप लोड लगाओगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, थीन वायर में। मतलब इसमें डिफॉर्मेशन क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होता है। डक्टाइल मटेरियल में डिफॉर्मेशन का रेट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मतलब डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी का क्या बोलोगे, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल इन विच वी ड्रॉ ए लॉन्ग वायर यूजिंग टेंजाइल फोर्स। इस टेंजाइल फोर्स के हेल्प से हम लोग एक लॉन्ग वायर जो होता है उसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी बोलेंगे। डक्टिलिटी के कारण ही आप इसको थीन वायर में, मतलब लॉन्ग वायर में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। और क्या होता है, सपोज़ करो मैंने कोई एक बार है, ठीक है, ये इसके बार का क्या अभी लेंथ जो है 100 mm है, और मैं जब इस पर लगा रहा हूँ टेंजाइल फोर्स पी लगा दिया दोनों साइड में, तब ये बढ़ के हो गया 105 mm, ठीक है। कितना हो गया, 105 mm। तो मैंने बोला कि चेंज इन लेंथ कितना है, तो चेंज इन लेंथ हो गया आपका 5 mm। तो मैंने बोला इसका स्ट्रेन निकालो, तो आप स्ट्रेन क्या बोलोगे, 5/100 हो गया, मतलब चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ। तो ये कितना आ गया, 5% आ गया। तो ये मतलब परसेंटेज में 5% आ गया, नहीं तो क्या हो जाएगा 0.05। तो अगर किसी भी मटेरियल का जो परसेंटेज इलोंगेशन 5% से ज़्यादा होता है तो भी आप बोल सकते हो कि वो मटेरियल कैसा है, डक्टाइल मटेरियल है। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्जाम में। पूछेगा कि बताओ किस मटेरियल को हम लोग डक्टाइल बोलेंगे, कितना परसेंटेज इलोंगेशन होना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, जिस मटेरियल का इलोंगेशन 5% से ज़्यादा होता है वो मटेरियल क्या होगा, डक्टाइल होगा। या तो कोई ऐसा मटेरियल जिसमें हम लोग टेंशन लोड लगाने से वो थिन वायर में कन्वर्ट हो जाए, तो उस मटेरियल को हम लोग क्या बोल देंगे, आपको डक्टाइल मटेरियल बोल देंगे। तो भैया डक्टाइल मटेरियल का एग्जाम्पल भी तो बता दो। तो ये याद रखना कि जो डक्टाइल मटेरियल होती है, हम लोग बताएंगे अभी आपको मैं, कि यहाँ पे जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है, कौन सी यील्ड स्ट्रेंथ कुछ अब हटा दो, इसकी जो टेंजाइल स्ट्रेंथ होती है, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे टेंशन फोर्स लगा रहे हैं ना, तो टेंजाइल स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से, ठीक है। टेंजाइल स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव और टेंजाइल ये सब आप 100 में पढ़ चुके हो। तो टेंजाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, ज़्यादा होगा किससे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में, किसमें, डक्टाइल मटेरियल में होगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरा कुछ, अब जैसे मैंने एग्जांपल का बोला, तो एग्जांपल इसके कौन कौन से हो जाएंगे, तो अगर इसके जो एग्जांपल होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, माइल्ड स्टील हो गया, ठीक है, माइल्ड स्टील इसका एग्जांपल हो जाएगा। फिर कौन सा होगा, कॉपर हो जाएगा, कॉपर के बाद आपका स्टील हो जाएगा, इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे, ठीक है।
फिर अगर मैं बात करूँ प्रॉपर्टीज़ मेलिएबिलिटी, तो मेलिएबिलिटी क्या बोलता है आपका कि ये किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होता है जिसमें आप क्या करो ना, सपोज़ करो कि मेरे पास इस तरह का एक कंपोनेंट है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर कंप्रेसिव लोड लगा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कंप्रेसिव लोड लगा रहा हूँ। तो इस कंप्रेसिव लोड के कारण ये क्या हो जाएगा ना, इस तरीके से यह थीन शीट में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब ये मटेरियल जो होता है इसमें कंप्रेसिव लोड आप जैसे ही लगाओगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, थीन शीट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो थीन शीट में जो ये कन्वर्ट मटेरियल मेरा हो जा रहा है, इसकी जो प्रॉपर्टी है थीन शीट में कन्वर्ट होने की, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोल देते हैं मेलिएबिलिटी। मतलब यह किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जो मटेरियल को अलाउ करती है जब आप कंप्रेसिव लोड लगाओ कि भैया वो थीन शीट में कन्वर्ट हो जाए। समझ रहे हो? तो मेलिएबिलिटी के कारण मटेरियल किस में कन्वर्ट होती है, थीन शीट में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया सेकंड प्रॉपर्टीज। अब थर्ड प्रॉपर्टी आते हैं हम लोग क्या, ब्रिटलनेस, ठीक है। तो ब्रिटलनेस क्या होती है, ये किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है कि इस मटेरियल में ना, अगर आप मान लो कोई मेरा ब्रिटल मटेरियल है, कोई मेरा, जैसे कि देखो आप क्लासरूम में जब पढ़ते हो तो जो बोर्ड में वाइट चौक हम लोग यूज़ करते थे ना, टीचर लोग जो यूज़ करते हैं, उसको क्या करो ना, उसको चौक को पकड़ के, जैसे ये मेरा चौक है, उस चौक को भैया आप दोनों साइड से खींचो, मतलब टेंजाइल लोड लगाओ, ये देख रहा है ये तुरंत टूट जाएगा, ये तुरंत ब्रेक कर जाएगा। लेकिन उसी चौक को आप क्या करो कि भैया उसमें कंप्रेसिव लोड लगाओगे ना दोनों हाथों से, तो भैया ये टूटेगा नहीं तुरंत। ये क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि ये जो मेरा चौक है ना, ये कैसा मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल है। मतलब ब्रिटल मटेरियल वो मटेरियल होता है जो टेंजाइल लोड को बियर कर ही नहीं सकता है, जो सिर्फ क्या कर सकता है, कंप्रेसिव लोड को बियर कर सकता है। कि अगर मान लो कोई भी मटेरियल ब्रिटल मटेरियल है, अगर उसको मैं टेंजाइल लोड लगा दिया तो भैया वो तुरंत ही क्या कर जाएगा, टूट जाएगा एक ऑब्लिक प्लेन में। तो ठीक है, ऑब्लिक प्लेन का मतलब होता है, देखो सॉम में आप पढ़ोगे कि सपोज मैंने इस तरीके से पी लोड लगाया है, ठीक है, और मटेरियल पे मान लो कुछ इस तरह में एंगल, मटेरियल के अंदर एक थीटा वाला एंगल में जिस प्लेन पे जा रहा हूँ, तो ये जो मेरा प्लेन निकल के आ रहा है, ठीक है, अंदर के साइड में इस तरह से प्लेन बनेगा ना, ये प्लेन को मैंने क्या बोल दिया, ऑब्लिक प्लेन, ठीक है। ये प्लेन क्या मेरा, ऑब्लिक प्लेन। तो मटेरियल तुरंत ही ब्रेक कर जाएगा। तो ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी के कारण जो मटेरियल की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है यहाँ पे, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, किससे, टेंजाइल स्ट्रेंथ से। इसीलिए आप लोग देखते होंगे जितने भी सारे हमारे जो ब्रिजेज वगैरह बनते हैं वहाँ पे देख क्या करती है, ये ब्रिटलनेस वगैरह की प्रॉपर्टी को भैया यूज़ किया जाता है। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया कि भैया ब्रिटलनेस के कारण मतलब जो होती है मटेरियल में जो होती है कौन सी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो मैंने पूछा कि आपने पूछा सर इसके एग्जाम्पल तो बता दो, तो भैया सबसे फेवरेट इसका एग्जाम्पल हो गया कास्ट आयरन। कास्ट आयरन इज़ अ ब्रिटल मटेरियल। जो हमारा ग्लासेस होती है वो भी ब्रिटल मटेरियल होती है। लकड़ी, वुड, ये भी ब्रिटल मटेरियल है, ठीक है। पिग आयरन, ये भी ब्रिटल मटेरियल है। ये एग्जांपल आपको याद रखने हैं भैया, क्वेश्चंस आते हैं इससे भी। कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट मतलब क्या होगा, वो जिससे हम लोग जो गिट्टी वगैरह होता है उसी को कॉन्क्रीट बोलते हैं, ठीक है। चौक हो गया जो बोर्ड में हम लोग यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। ये सारे कैसे मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल में टेंजाइल लोड को बियर कर सकता है, अरे नहीं कर सकता, लगा दोगे तो ये तुरंत टूट जाएगा। लेकिन अगर इसी में अगर आप कंप्रेसिव लोड लगाओगे तो ये जो मटेरियल रहेगा ना, उस कंप्रेसिव लोड को बहुत ही अच्छे से झेल लेगा, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल में कंप्रेसिव लोड झेलने की बहुत ज़्यादा ताकत होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, जिसको बोलते हैं हार्डनेस। हार्डनेस का वर्ड से समझ में आ रहा है भैया, बहुत ज़्यादा हार्ड, ठीक है। अब मान लो मेरे पास एक आयरन का टुकड़ा है, किसके पास है, आयरन का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा, और आपके पास एक सोप है, मतलब साबुन है। तो मैंने बोला कि चलो आप नाखून से इस पर भैया स्क्रैच करो। मैंने क्या बोला, स्क्रैच करो नाखून से। तो आप क्या करोगे, तुरंत इस पर स्क्रैच करोगे तो ये जल्दी से स्क्रैच हो जाएगा, अरे बिल्कुल हो जाएगा, बड़ा ये सॉफ्ट होता है तो तुरंत स्क्रैच कर लोगे। लेकिन आयरन में अगर मैं बोलूँगा कि इस पर स्क्रैच करो तो क्या आप जल्दी से स्क्रैच कर पाओगे, अरे नहीं कर पाओगे। मतलब जो मेरा आयरन होता है उसमें हार्डनेस जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। तो किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी, जो हार्डनेस प्रॉपर्टी क्या शो करता है कि किसी भी मटेरियल का जो वेयर एंड टियर होती है, वेयर एंड टियर का मतलब होता है घिसना पीटना, कितना जल्दी हो सकता है कि या नहीं हो सकता है। जिस मटेरियल की वेयर एंड टियर ज़्यादा होती है मतलब वो मेरा मटेरियल बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। आप देखते होंगे जो भी, जैसे कि हम लोग हैक्सो वगैरह जो हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या करता है, लकड़ी वगैरह को काट पाता है। तो वो इसलिए वो काट पाता है दूसरा मटेरियल को, क्योंकि उस मटेरियल की हार्डनेस क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब अगर किसी मटेरियल की हार्डनेस ज़्यादा होता है तो वो मटेरियल क्या कर सकता है, किसी दूसरे मटेरियल को काट भी सकता है, ठीक है।
तो वेयर एंड टियर की प्रॉपर्टी हो या तो आपकी जैसे कि किसी मटेरियल को कट करना, तो सारी प्रॉपर्टी कहाँ समझ में आती है, हार्डनेस से समझ में आती है। और इसका जो एग्जांपल होता है, ये जो हम लोग मशीन टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे हाई कार्बन स्टील, ये आपका होता है, इसमें हार्डनेस बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया हाई स्पीड स्टील। ठीक है, ये जब हम लोग स्टील में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ये सब चीज़। तो इन सारे मटेरियल में क्या होगा, हार्डनेस बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले क्या, इलास्टिसिटी। बहुत ही ईजी है। आप देखते हो रबड़ वगैरह, मान लो रबड़ का जो मटेरियल होता है, आप क्या करते हो उस पर अगर मान लो पकड़ के उसको खींचो भी, तो खींचने के बाद वो मान लो उसका शेप कुछ बड़ा होगा, लेकिन जैसे ही आप छोड़ दोगे ना, फिर वो उसी शेप में आ जाता है। तो इलास्टिसिटी किसी मटेरियल को वो प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही आपने किसी मटेरियल पर लोड लगाया और लोड लगाने के बाद उसको आप छोड़ दोगे, तो वो अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगा। ठीक है, मतलब अपनी जो उसकी ओरिजिनल उसकी आकृति थी, उसी पर वो क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तो उस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल की जो बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे इलास्टिसिटी बोलेंगे। ठीक है, जिसका कारण वो ओरिजिनल शेप पर मतलब रिगेन कर लेता है, वापस आ जाता है। ये कब वापस आता है, जब हम लोग पी लोड जो बाहर से लगा दिए उसको हटा दें, तो वो क्या होगा, ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा इस तरीके से फिर से। तो कौन कौन से ऐसे मटेरियल होते हैं, इसके एग्जाम्पल सबका हो गया, स्टील हो गया, ठीक है, रबड़ हो गया, फिर कॉपर हो गया। ठीक है, तो इलास्टिसिटी किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है कि लोड जब लगाओगे तो उसमें क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा, लेकिन लोड को छोड़ देने के बाद या हटा देने के बाद वो अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगा। ठीक है, वो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी बोलेंगे। तो उसी तरह जस्ट इसका अपोजिट प्रॉपर्टी आता है प्लास्टिसिटी। तो आपको यहाँ से ये समझ में आ गया, जिस तरीके से इलास्टिसिटी में लोड को हटा देने से वो ओरिजिनल शेप में आ जाता था, लेकिन प्लास्टिसिटी, मान लो ये कोई मेरे पास एक बॉल है, सर्कुलर बॉल। ठीक है, इसमें मैंने पी लोड पकड़ के से खींच रहा हूँ, सपोज इसका शेप में चेंज हो गया, लेकिन शेप में चेंज हो गया और यहाँ पर आपने लोड हटा दिया, फिर भी ये अपना शेप को रिगेन नहीं कर पा रहा है। मतलब यहाँ पे इस मटेरियल का क्या हो गया, परमानेंट डिफॉर्मेशन। मतलब भैया इसका शेप में हमेशा के लिए चेंज हो गया है। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की, परमानेंट डिफॉर्मेशन की, तो उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। मतलब भैया एक बार अगर आपने यहाँ से लोड को लगाया और अगर हटा भी दिए हो, तो ये ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं कर सकता है। तो इसी मतलब ये जो हमारी प्रॉपर्टी है, इसी के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, मशीन टूल्स वगैरह, आप देखते हो जो लोहार वगैरह होते हैं, मशीन टूल्स वगैरह क्यों बना पाते हैं, क्योंकि मटेरियल्स में प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है उसमें, समझ रहे हो। प्लास्टिसिटी के कारण उसमें शेप में, आकार में वो अलग अलग चेंज करते हैं, और जैसा आकार का मतलब बनाना चाहते हैं उसी आकार में वो उस मटेरियल को बना पाते हैं। तो जैसे कौन कौन से ऐसे मटेरियल के एग्जांपल हो गया, आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं ETC। तो ये हमें समझ में आ गया कि प्लास्टिसिटी भी क्या होता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट आपका एक आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का नाम से समझ में आता है भैया मजबूती। ठीक है, अब देखो बड़ा सिंपल है, मैं समझना कि सपोज़ ये मेरा कोई मटेरियल है, इसमें मैं अभी कोई पी लोड 0 लगा के रखा हूँ, पी लोड 0 है, तो इसमें आप क्या, इसमें कोई स्ट्रेस है, अरे स्ट्रेस भी तो 0 हो गया ना, जब लोड ही नहीं है तो क्या होगा, स्ट्रेस भी नहीं होगा। अब मैंने इसमें पी लोड लगाना स्टार्ट किया, पी लोड लगाना स्टार्ट कर दिया, तो मतलब इस मटेरियल में स्ट्रेस आ गया। जैसे जैसे मैं पी को बढ़ा रहा हूँ, इसकी मटेरियल की स्ट्रेस क्या होगी, बढ़ेगी। अब पी को और बढ़ाया तो स्ट्रेस और बढ़ रहा है। तो भैया एक ऐसा भी टाइम आएगा ना, जब उस मटेरियल की जो स्ट्रेस वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। मतलब वो मटेरियल को अगर आप लोड बढ़ा भी लोगे तो उसकी स्ट्रेस में क्या होगी, बढ़ोतरी नहीं होगी, और वो मटेरियल क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा या टूट जाएगा आपका। तो मैक्सिमम स्ट्रेस जो मटेरियल झेल पाता है ना, उसी को बोल देंगे स्ट्रेंथ बोल देंगे। जैसे कि सपोज़ करो मैंने बोल दिया कि अभी जब मैंने लोड लगाया तो उस मटेरियल की स्ट्रेस कितना था, 0 था, और मैक्सिमम वो कितना स्ट्रेस को झेल पाता है, 180 मेगापास्कल। ठीक है, ये लैब से पता चलता है। तो 180 मेगापास्कल इस मटेरियल की क्या हो गया, स्ट्रेंथ हो गया। मतलब अगर हम इस मटेरियल को 0 से लेके 180 मेगापास्कल के बीच में कोई भी लोड लगाएंगे तो ये ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन 180 मेगापास्कल से जैसे ही आपने ज़्यादा लोड लगा दिया, ये मटेरियल क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो ये जो 180 मेगापास्कल उस मटेरियल के लिए क्या निकल के आ गया, मेरा आ गया स्ट्रेंथ आ गया। तो भैया अब हमें जब पता चल गया कि इस मटेरियल की स्ट्रेंथ इतना है, इसको हम लोग वहीं पर यूज़ करेंगे ना जहाँ पर उस कंपोनेंट या उस मटेरियल में 180 मेगापास्कल से क्या होता है, कम स्ट्रेस आता होगा। ठीक है, तो स्ट्रेंथ क्या होती है, किसी भी मटेरियल की मैक्सिमम स्ट्रेस वैल्यू होती है। ठीक है, अगर उससे आप ज़्यादा लगा दोगे तो मटेरियल क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रॉपर्टी आता है आपका स्टिफनेस। समझते हैं ये स्टिफनेस क्या होता है।
तो ये भी एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है किसी मटेरियल को जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। मतलब जैसे कि अगर कोई मटेरियल है, अगर आप उस पर लोड लगा रहे हो, पी लोड मैंने इधर से भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया है, तो ये रेजिस्टेंस का मतलब होता है भैया रोकना। ये चाहेगा कि पी लोड लगाने के बाद इसमें क्या होना चाहिए, डिफॉर्मेशन होना चाहिए। तो ये डिफॉर्मेशन को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, रोकेगा। लेकिन कहाँ तक रोक पाएगा, ये आपका रोक पाएगा इलास्टिक लिमिट तक रोक पाएगा। ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट तक रोक पाएगा किसको, आपका डिफॉर्मेशन को। तो वो जो प्रॉपर्टी होती है जो आपका इलास्टिक लिमिट तक लोड को लगाने के बाद रोक पा रहा है, उसी प्रॉपर्टी को मैंने बोल दिया क्या, स्टिफनेस। तो सिंपल सी भाषा में अगर आप ऐसे समझो कि जो हमारी जो स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग में एक प्रॉपर्टी होती है स्टिफनेस। आप मान लो किसी भी, ये आपकी स्प्रिंग, आप जब इसको लोड पी लगा के खींचते हो तो क्या होता है भैया, ये अपने जैसे मतलब आप लोड लगाते हो कि तुरंत डिफॉर्म होता नहीं होता है। अब जब बहुत ज़्यादा लोड लगा देते हो फिर ये थोड़ा सा डिफॉर्म होता है, इसका शेप में कुछ चेंज होता है, लेकिन ये थोड़ी देर बाद फिर क्या करता है, उस शेप में वापस आ जाता है कि नहीं। तो वो जो प्रॉपर्टी होती है क्या होती है, स्टिफनेस होती है, जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है किसी भी मटेरियल में जब हम लोग लोड को लगाते हैं कहाँ तक, इलास्टिक लिमिट तक। ठीक है, अब एक आपका बहुत ही डेंजर जो मटेरियल्स का फेलियर होता है वो होता है फटीग के कारण। ठीक है, ये फटीग समझो आप होता क्या है। फटीग क्या होता है, फटीग जैसे कि मैंने बोला कि देखो ये वायर है, ये क्या है, वायर है। इस वायर को आप क्या करो ना, इधर से भी पी लोड लगा लो और इधर से भी पी लोड लगा के तोड़ो। मैंने एक आदमी को ऐसा बोल दिया तो वो उस मटेरियल को देखना, वो तोड़ना चाहेगा ना, तो आप इस मटेरियल को तुरंत तोड़ नहीं पाओगे। लेकिन मैंने क्या बोला, ये जैसे ये वायर है, इस वायर को क्या करो ना, एक बार इस तरीके से मोड़ो नीचे की ओर, एक बार ऊपर की ओर मोड़ो, तो ये मटेरियल देखना बहुत ही जल्दी यहाँ से टूट जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो ये मेरा मटेरियल देखो, ये वायर यहाँ पर ऐसा था, एक बार मैंने क्या किया, कुछ इस तरीके से लगाया तो देखो ऊपर वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे मतलब एक बार आ गया टेंशन। ठीक है, और फिर इसी को फिर आपने कुछ इस तरीके से कर दिया है, तो अब ये जो टेंशन था ये यहाँ पे आ गया क्या, कंप्रेशन आ गया। तो मतलब हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एक बार जब मोड़ रहे हैं तो वो टेंशन आ रहा है और एक बार जब मोड़ रहे हैं तो वो कंप्रेशन आ रहा है। तो ये टेंशन और ये कंप्रेशन क्या हो गया, एक साइक्लिक लोड हो लग रहा है, और इसी टेंशन और कंप्रेशन के कारण क्या हो रहा है, आपकी मटेरियल भैया ब्रेक कर जा रहा है। तो फटीग फेलियर किसी भी मटेरियल में ऐसा फेलियर होता है जहाँ पे रिपीटेड स्ट्रेस, मतलब देखो इसी मटेरियल में कभी टेंशन आ रहा है, फिर कंप्रेशन, और फिर इसको जब आप ऊपर नीचे की ओर मोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा ना। फिर इसमें टेंशन आ गया, पहले कंप्रेशन था फिर टेंशन, फिर इसको आप ऊपर की ओर मोड़ोगे तो फिर टेंशन के बाद क्या आ गया, कंप्रेशन आ गया। तो इसी तरीके से चलते रहेगा, अब इस वायर को क्या करोगे, तुरंत तोड़ दोगे। ठीक है, तो फटीग फेलियर किसी मटेरियल का एक ऐसा फेलियर होता है जहाँ पे आप लोग क्या करते हो, साइक्लिक लोड लगाते हो हर एक साइकिल में, कभी टेंशन लगा रहे हो कभी कंप्रेशन लगा रहे हो, तो उसको समझ में नहीं आता भैया कि हमको कौन सा लोड को सहना है, उसके कारण वो मटेरियल क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। ठीक है, तो फटीग के कारण जो मटेरियल फेल होता है, तो मैंने आपको जैसे कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, तो फटीग में जो मटेरियल फेल होगा, क्यों फेल होगा, क्योंकि वहाँ पे साइक्लिक लोड लगती है। कौन सा लोड, साइक्लिक लोड लग रहा है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम का कर्व होता है कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे आपका क्या था, यील्ड पॉइंट, जिसको हम लोग यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं, अपर यील्ड पॉइंट बोलते हैं हम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अपर यील्ड पॉइंट बोलेंगे। उसके नीचे क्या था मेरा, इलास्टिक लिमिट था। ठीक है, तो जो फटीग मटेरियल में जो फेलियर होता है वो यील्ड पॉइंट से नीचे में होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि उस मटेरियल में कभी टेंशन लगा रहे हो कभी कंप्रेशन लगा रहे हो। ठीक है, तो उसी के कारण इस मटेरियल में क्या हो रहा है, जल्दी से ब्रेक कर जा रहा है। तो फटीग मटेरियल में जो स्ट्रेंथ होता है भैया वो यील्ड स्ट्रेंथ से भी कम होता है, मतलब ये यील्ड स्ट्रेंथ के नीचे में ही क्या कर जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि इसमें साइक्लिक आपका लोड लग रहा है। ठीक है, और जैसे कि अगर मैं बात करूँ स्ट्रेंथ, तो आपके 3 तरह के स्ट्रेंथ पाए जाते हैं। तो जो मेरा यील्ड स्ट्रेंथ होता है, यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, ये हम लोग यूज़ करते हैं डक्टाइल मटेरियल में। मतलब अगर आप डक्टाइल मटेरियल में यील्ड स्ट्रेंथ जो होती है, अगर उससे अगर आप मतलब कम लोड लगाओगे तो वो मटेरियल कभी फेलियर नहीं करेगा। एक होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ यूज़ किया जाता है किसके लिए, ब्रिटल मटेरियल के लिए। मतलब अगर आपने अल्टीमेट स्ट्रेंथ से कम लोड लगा दिया तो वो मटेरियल ब्रिटल मटेरियल कभी भी फेल नहीं करेगा। अब जैसे जो फटीग मेरा यहाँ पर था, फटीग भी एक फेलियर है, तो मैंने बोला कि साइक्लिक लोड के कारण उसमें फेल होता मटेरियल। तो इसमें क्या करोगे, जो एंड्योरेंस लिमिट होता है, क्या होता है, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ होता है, अगर आपने इससे नीचे अगर लोड लगाओगे तो फटीग के कारण उस मटेरियल में फेलियर नहीं होगा। तो 3 तरह का स्ट्रेंथ आपको यहाँ पे दिख रहा है, यील्ड स्ट्रेंथ,
अल्टीमेट स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। तो इसमें रिलेशन क्या आता है, आपका जो एंड्योरेंस स्ट्रेंथ होता है जो आपका फटीग फेलियर को बताता है कि मतलब अगर किसी भी मटेरियल में अगर एंड्योरेंस स्ट्रेंथ से अगर आप कम लोड लगाओगे तो फटीग के कारण वो फेलियर नहीं होगा, लेकिन एंड्योरेंस स्ट्रेंथ से अगर मान लो ज़्यादा लोड लगा दोगे तो वो मटेरियल आपका फेल कर जाएगा। तो एंड्योरेंस स्ट्रेंथ जो आपका होता है ये कम होता है यील्ड स्ट्रेंथ से, और यील्ड स्ट्रेंथ जो कम होता है वो किससे होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ से। तो सबसे ज़्यादा किसी मटेरियल में कौन सा स्ट्रेंथ होता है, अल्टीमेट, फिर आता है यील्ड आता है, फिर आपका होता है एंड्योरेंस स्ट्रेंथ होता है। अगर इसी को आप समझना चाहते हो स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व में कि सर ये कहाँ कहाँ पर हो सकता है, तो देखो ये कहाँ पर होगा, ये ऊपर वाला क्या हो गया यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। इसके नीचे आ जाओगे तो सिग्मा एंड्योरेंस स्ट्रेंथ, और जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ यहाँ पे जो झेल रहा है उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोल देंगे। समझ में आ गया आपको? चलिए ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है किसी भी मटेरियल का, उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं क्रीप बोलते हैं। तो क्रीप एक ऐसा फेलियर होता है जो लॉन्ग टाइम में फेलियर होता है, ठीक है। लॉन्ग टाइम में मतलब किसी ने पूछा कि कौन सा ऐसा मटेरियल है जो टाइम के साथ उसमें डिफॉर्मेशन होता है, तो क्या बोलोगे, क्रीप बोलोगे। सिंपल से मैं इसको आप एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो जैसे कि अगर मान लो कोई किसी घर में सीलिंग फैन है, फैन लटका हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इसको क्या करोगे, लंबे टाइम तक छोड़ दोगे तो ये जो फैन है इसका भी एक अपना क्या होगा, लोड होगा। तो इस लोड के कारण क्या होगा भैया, इसमें मतलब बहुत टाइम के बाद, बहुत सालों के बाद कुछ डिफॉर्मेशन तो होगा ना यार, कुछ डिफॉर्मेशन तो यहाँ पर होगा ही। तो ये जो आपका डिफॉर्मेशन हो रहा है ये कैसा डिफॉर्मेशन होगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन, लेकिन एक लंबे टाइम के बाद हो रहा है। तो ये जो आपका डिफॉर्मेशन जिस मटेरियल का हो गया इसी को हम लोगों ने क्या बोल दिया, क्रीप बोल दिया। तो क्रीप जो होता है एक परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है किसी भी मटेरियल में, लंबे समय के बाद होता है। सिंपल सी बात देखो, ये जो तवा वगैरह जो हम लोग जिसमें रोटी वगैरह बनाते हो, जो बैचलर है उनको समझ में आ रहा होगा। तो देख रहे ये क्या होता है ना, धीरे धीरे आप मान लो इसमें टेम्परेचर वगैरह देते हो तो यहाँ पे देखना जो लोहे वाली जो परत होती है ना धीरे धीरे हटती है। ये क्यों हटता है, उस टेम्परेचर के कारण हटता है। और एक ऐसा भी टाइम आएगा लंबे टाइम के बाद कि ये भैया ये जो आपका तवा है ना ये बहुत पतला सा हो जाएगा। तो ये जो मटेरियल में जो इसका फेलियर हुआ एक लंबा टाइम के बाद हो रहा है ना, लंबे टाइम के बाद इसमें थोड़े थोड़े से स्ट्रेस आता गया, मतलब थर्मल स्ट्रेस वगैरह का कारण इसका मतलब जो भी परत है वो हटते गया है। तो ये जो मटेरियल मेरा फेल करेगा वो किस लिए कर रहा है, ये क्रीप के कारण फेलियर इसका हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये कोई मेरा मटेरियल है, ठीक है। अब इस तरीके से समझो इसको, सपोज करो ये मेरा यहाँ पे कुछ एक मटेरियल को मैंने लटका के रखा हुआ है, ठीक है। ये कोई एक मटेरियल है। अब इसमें मैंने क्या कर दिया, सपोज मेरे पास एक लोहे की बार है, इसके ऊपर मतलब ये रखा हुआ है, ये आयरन का टुकड़ा है, ठीक है। अभी मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ है, अब मैंने इसको अचानक छोड़ दिया तो ये छोड़ देंगे तो क्या करेगा, ये नीचे पे जाके इसको स्ट्राइक करेगा, गिरेगा ना। तो ये जो मटेरियल यहाँ पे जाकर नीचे जाकर डायरेक्ट गिर रहा है तो इस पर ये क्या लगा देगा, एक इम्पैक्ट लोड लगाएगा। क्या लगाएगा, इम्पैक्ट लोड लगाएगा। तो अगर मैंने बोला इस मटेरियल की टफनेस अगर मुझे पता रहेगा, क्या बोलेंगे, टफनेस, तो इम्पैक्ट लोड जब भी हम लोग किसी मटेरियल में लगाते हैं तो हम लोग को उसमें से ये पता चलता है क्या इस लोड को लगाने के बाद ये उस मटेरियल को झेल पा रहा है कि नहीं झेल पा रहा है। तो अगर ये मटेरियल उस इम्पैक्ट लोड को झेल लिया तो हम लोग बोलेंगे उस मटेरियल की टफनेस बहुत ही ज़्यादा होता है। या तो अगर आप इसको स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व से समझना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से समझो कि देखो यहाँ पर जब मटेरियल आता था तो ये फ्रैक्चर कर जाता था, तो फ्रैक्चर के पहले जितना भी एनर्जी एब्जॉर्व करता है कोई भी मटेरियल तो वो जो आपकी प्रॉपर्टी होती है उसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोल देते हैं क्या, टफनेस। समझ रहे हो कि सपोज आपने यहाँ पे ये आयरन का टुकड़ा इसके ऊपर गिरा दिया, लेकिन अगर ये फेल कर गया तो मतलब क्या बोलेंगे, उसकी टफनेस कम है। लेकिन अगर ये आयरन का लोड गिराया आपने, अचानक से गिरा रहे हो ना, तो भैया मतलब इसमें क्या लगा रहे हो, इम्पैक्ट लगा रहे हो। मतलब जैसे समझो इम्पैक्ट का मतलब होता है आप खड़े हो, ठीक है, अचानक आपको किसी ने तमाचा मार दिया, मतलब क्या हो गया आपके लिए, वो इम्पैक्ट हो गया भैया। आपको पता भी नहीं था कि ये लगने वाला है लेकिन अचानक से लग गया ना, ठीक है। तो ये अगर मान लो उस लोड को सह लेगा तो उसको बोलेंगे क्या कि उस मटेरियल की टफनेस बहुत ही ज़्यादा होता है। चलिए अब इसको हम लोग नोट्स में समझ लेते हैं एक एक चीज़। अब देखिए ये क्या मेरा मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था मैकेनिकल प्रॉपर्टी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टेंशन टेस्ट करते हैं।
इन ऑल मटेरियल्स टेंशन टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर फाइंडिंग, क्या फाइंड करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे कि आपका हो गया मैकेनिकल प्रॉपर्टी मतलब यील्ड स्ट्रेंथ हो गया, अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ हो गया, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, मॉडुलस ऑफ टफनेस, परसेंटेज इलोंगेशन। ये हमें कहाँ से पता चलता है, उस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो टेंशन टेस्ट से पता चलता है। अब इस टेंशन टेस्ट में मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ था कि स्टैंडर्ड साइज़ का हम लोग एक स्पेसिमेन लेते हैं, जो इस तरीके से आपको यहाँ पे अभी आपको दिख भी रहा होगा कि ये स्पेसिमेन का हम लोग यूज़ करते हैं और इस पर पी लोड लगाते हैं और अल्टीमेट और उसके बाद हम लोड और एक्सटेंशन, ठीक है, उसका ग्राफ बनाते हैं और कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ मिलता है। ये आपका हो गया प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ हो गया, फ्रैक्चर और रप्चर पॉइंट इसको बोला जाता है, ठीक है। तो उस टेंशन टेस्ट से हमें क्या क्या पता चल जाता है, यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ पता चल गया, ठीक है, प्लास्टिसिटी क्या होता है वो पता चल गया, इलास्टिसिटी, रेजिलेंस, डक्टिलिटी में, ये सारे आपके क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है जो हम लोगों ने अभी एक एक करके समझा था सारे, ठीक है। फिर और एक बार देख लेते हैं यहाँ सबका डिफिनेशन। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को निकालने से फ़ायदा क्या होता है कि जो मटेरियल की जो बिहेवियर होगा, ठीक है, जब उस पर कुछ मैकेनिकल फोर्स लगाएंगे उस टाइम उसका क्या बिहेवियर होगा, तो हमें वो सारा चीज़ पता चल जाता है कि अगर हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पता है, ठीक है, तो और उस पर जब हम लोग लोड लगाएंगे तो वो लोड को सह पाएगा कि नहीं सह पाएगा, जो उसका बिहेवियर होगा हमको पता चल जाएगा। इसलिए हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट करते हैं। तो जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होता है ये बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होता है, यूज़ होता है कहाँ पर, डिज़ाइनिंग या तो मैन्युफैक्चरिंग पर्पज़ के लिए होता है। फिर मैंने आपको समझाया था हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है आपका, ये हुक्स लॉ बोलता है कि स्ट्रेस जो होता है मेरा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहाँ होता है, स्ट्रेंथ तक होता है, लेकिन ये कब तक होगा, अप टू इलास्टिक लिमिट होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात बोलूँ कि प्रैक्टिकली ये कहाँ तक होता है, ये प्रोपोर्शनल लिमिट तक होता है और स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। और इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को जब हटाओगे तो एक लिमिट आएगा क्या, जिसको हम लोग ई बोलेंगे, और ई को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, नहीं तो ये यंग मॉडुलस बोलेंगे। फिर अब लोग धीरे धीरे प्रॉपर्टीज़ को मैंने बोला डिस्कस किया हम लोगों ने। तो डिस्कस डक्टिलिटी क्या होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल को जिसमें आप क्या कर सकते हो, इसको आप ड्रॉ कर सकते हो एक लॉन्ग वायर में यूजिंग टेंजाइल फोर्स में कर सकते हो, ठीक है। तो जो डक्टाइल मटेरियल होती है उसमें टेंजाइल स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम होगी, जैसे कि माइल्ड स्टील हो गया, कॉपर हो गया, स्टील हो गया, ठीक है। और जो परसेंटेज इलोंगेशन अगर किसी मटेरियल का 5% से ज़्यादा है तो उस मटेरियल को क्या बोलोगे, डक्टाइल मटेरियल बोलोगे आप उसको, ठीक है। मेलेबिलिटी क्या होता है, मेलेबिलिटी की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल को जिसमें आप किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, थीन शीट में। जैसे मैंने यहाँ पे लोड लगाया, ये थीन शीट में मैं ये इसको धीरे धीरे फिर और लोड लगाऊंगा और कुछ इस तरीके से पूरा थीन शीट में इसको हम कन्वर्ट करके ले जाएंगे। तो इसका एग्जांपल कौन कौन सा हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, टीन हो गया, ठीक है। फिर आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ब्रिटलनेस पढ़ा था। तो ब्रिटलनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जब आप लोग लोड लगाओगे तो भैया ये टेंजाइल लोड को सही नहीं पाता है, ठीक है, मतलब वो मटेरियल किसी ऑब्लिक प्लेन से टूट जाएगा, ठीक है। तो वो जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं क्या, ब्रिटलनेस। तो ब्रिटलनेस के कारण जो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल ओनली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को झेल पाती है, इसीलिए इसमें जो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है किससे, टेंजाइल स्ट्रेंथ से, जैसे कास्ट आयरन, ग्लास, वुड, पिग आयरन, कॉन्क्रीट, चौक और एट्सेट्रा और भी सारे मटेरियल होते हैं, ठीक है। अब फिर अब बात करें अगर हार्डनेस की, तो हार्डनेस को मैंने बताया था वेयर एंड टियर। वेयर एंड टियर मतलब इसके हिंदी आप लिखना चाहो तो इसको बोलते हैं घिस पीस, मतलब कि कैसे आप किसी मटेरियल को कितना जल्दी से मतलब हाथों से अपना स्क्रैच कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर जल्दी स्क्रैच कर लिया तो हार्डनेस उसकी कम है, अगर वो जैसे आयरन का टुकड़ा मैंने एग्जाम्पल दिया था, अगर स्क्रैच नहीं कर पा रहे हो तो उसकी हार्डनेस ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये किसी एक मटेरियल दूसरे मटेरियल को काट सकता है या नहीं काट सकता, वो उसकी हार्डनेस ही बता सकती है। तो उसके एग्जाम्पल कौन कौन सा हो गया आपका, हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील हो गया। इलास्टिसिटी क्या होता है, किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है कि जब आपने मटेरियल पर लोड लगाने के बाद उसको मतलब छोड़ देते हो, ठीक है, लोड रिमूव कर दोगे तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ठीक है। एग्जांपल कौन कौन से, स्टील, रबड़, कॉपर हो गया आपका। प्लास्टिसिटी जस्ट इसका अपोजिट होता है कि आपने मान लो अप्लीकेशन ऑफ फोर्स लगाया लेकिन मटेरियल में क्या हो गया, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, प्लास्टिसिटी के कारण। तो इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज़ करके क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मशीन टूल्स बनाते हैं और अदर कंपोनेंट बनाते हैं। जैसे इसका जो मटेरियल के एग्जांपल हो गया, आयरन हो गया, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, ठीक है। फिर बात करें स्ट्रेंथ, मैंने बोला था कि जो मैक्सिमम कोई भी स्ट्रेस जो मटेरियल मेरा झेल पाता है उसी को उस मटेरियल का क्या बोल देंगे, स्ट्रेंथ बोल देंगे। तो अगर यील्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो स्ट्रेंथ किसके लिए होता है, डक्टाइल मटेरियल के लिए होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हम लोग बोलते हैं कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोलते हैं, ये होता है किसके लिए, ब्रिटल मटेरियल के लिए। और जो एंड्योरेंस स्ट्रेंथ होता है ये होता है हमारा फटीग लोड के लिए। तो मैंने यहाँ पे समझाया भी था कि जो एंड्योरेंस लिमिट होता है वो लेस होता है यील्ड स्ट्रेंथ से, और यील्ड स्ट्रेंथ जो मेरा तक कम होता है किससे होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ से होता है, ठीक है। फिर मेरा एक प्रॉपर्टी था क्या, स्टिफनेस।
तो स्टिफनेस क्या समझ बताता है कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन, मतलब इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो होता है किसी मटेरियल का, वहाँ तक जो रेजिस्टेंस इसने प्रोवाइड करवा रहा है जो मटेरियल, उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोल देते हैं स्टिफनेस। और ये जो इट इज़ ऑल्सो नोन एज यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। और स्टिफनेस को हम लोग यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से भी जानते हैं। तो ई इक्वल टू हो गया आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या तो इसको हम लोग पास्कल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि जो स्प्रिंग होता है ये रिटर्न होता है किस ओरिजिनल शेप में होता है। ये क्यों हो पाता है? जब हम लोग लोड को रिमूव करते हैं, क्योंकि उसमें भैया स्टिफनेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब फटीग मैंने आपको समझाया था, फटीग में जो मटेरियल का जो फेलियर होता है वो साइक्लिक लोड के कारण होता है। मैंने आपको समझाया था कि मान लो कोई वायर है, ठीक है। अब उस वायर में क्या करो, कभी मान लो टेंशन लगा रहे हो, कभी कंप्रेशन लगा रहे हो, तो इस तरीके से आपका एक पूरा साइकिल में चल रहा है कि एक बार मटेरियल को हाफ साइकिल में टेंशन लोड लगा दिया, फिर लगा दिया कंप्रेशन, तो उसके कारण जो मटेरियल का जो फेलियर हो रहा है उसको क्या बोलोगे? फटीग फेलियर बोलोगे। तो फटीग फेलियर देखना, जो भी डायनेमिक कंपोनेंट होते हैं, मतलब जो कंपोनेंट मतलब मोशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मशीन कंपोनेंट में, उनमें भैया मतलब साइक्लिक लोड हमेशा आते रहते हैं, तो उनका फेलियर बहुत ही जल्दी होता है। फिर मैंने समझाया था कि एंड्योरेंस स्ट्रेंथ जो होता है वो यील्ड स्ट्रेंथ से कम होता है, यील्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ से कम होता है। अगर आप इसको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में देखना चाहो तो मैंने आपको वहाँ पर दिखाया भी था कि ये आपका यील्ड स्ट्रेंथ हो गया, यहाँ पर मैक्सिमम वाला अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो गया, और उसके नीचे आ जाएगा आपका क्या? एंड्योरेंस स्ट्रेंथ आ जाएगा। फिर मैंने बोला था क्रीप एक किसी भी मटेरियल का ऐसा फेलियर होता है जो भैया लॉन्ग टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के कारण उसका क्या हो जाता है? उस बॉडी में डिफॉर्मेशन परमानेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे टरबाइन का ब्लेड्स हो गया, फिर मैंने आपको वो जैसे रोडी वगैरह जिस तवा में बना था वो एग्जाम्पल बताया था, ठीक है। तो वो लॉन्ग टाइम में क्या होगा? मटेरियल का फेलियर होगा। और इसमें कांस्टेंट लोड जैसे मान लो जैसे फैन लटका हुआ है, तो भैया इसमें क्या बाहर से कोई लोड लगा रहे हो? नहीं लगा रहे हो ना, इसका जो अपना लोड है वही नीचे की ओर लग रहा होगा। तो ये कांस्टेंट लोड के कारण इसमें कुछ लेंथ में चेंज आएगा कि नहीं, इस जहाँ से वो लटका होगा, तो उस मटेरियल के जो फेलियर होगा उसको क्या बोलेंगे? क्रीप फेलियर बोलेंगे। उसके बाद देखो ये रेजिलेंस होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको समझा दिया है कि रेजिलेंस क्या बोलता है? द एनर्जी अब्जॉर्ब्ड बाय अ मटेरियल विद इन इलास्टिक लिमिट इज नोन एज रेजिलेंस। अब समझो ये क्या होता है। मैंने आपको समझाया था कि ये जो मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है, ठीक है, तो जब आप किसी मटेरियल में लोड लगाते हो ना, तो वो मटेरियल एब्जॉर्ब करता है क्या? स्ट्रेन एनर्जी को। किसको? स्ट्रेन एनर्जी को। और ये स्ट्रेन एनर्जी निकलेगा कैसा? सिंपल सी बात है कि अगर मैं इस जैसे ये ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, कैसे निकलेगा? होता हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस क्या हो गया यहाँ पे? देखो बेस हो गया स्ट्रेन हो गया, और हाइट मेरा क्या हो गया? हाइट हो गया मेरा यहाँ पे स्ट्रेस। तो हाफ इंटू एप्सिलॉन इंटू सिग्मा जो होता है ये बता रहा है मेरा क्या? स्ट्रेन एनर्जी को बता रहा है, ठीक है। ये स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। ये आगे आपको समझ में आएगा। तो मैं फिर भी ये कंसेप्ट यहीं पे बता दे रहा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तो वही होता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट में जो भी यहाँ पे एनर्जी इसने एब्जॉर्व करके रखा हुआ है, तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? रेजिलेंस बोलेंगे। विद इन का मतलब होता है 0 से लेकर ई के बीच में, ठीक है। और अगर किसी ने बोल दिया अप टू का मतलब होता है भैया कि आप सिर्फ ई पॉइंट की बात कर रहे हो, ठीक है। 0 से ई के बीच में बात नहीं करोगे, आप सिर्फ ई पॉइंट की बात करोगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि 0 से लेकर मान लो 50 का वैल्यू है, तो मैंने बोला भैया अप टू कितना वैल्यू, तो अप टू क्या बोलोगे? आप 50 बोलोगे सिर्फ, ठीक है। तो इसके बीच जो एनर्जी का जो यहाँ पे ये आपका एब्जॉर्व करके रख रहा कोई भी मटेरियल, तो उस प्रॉपर्टी उसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं? रेजिलेंस बोल रहे हैं। लेकिन विद इन जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे रेजिलेंस। लेकिन अगर बोल दिया अप टू इलास्टिक लिमिट, मतलब इस पूरा लिमिट तक की बात कर रहे हो कि भैया इस लिमिट तक कितने एनर्जी ऑब्जर्व करके रखा वो बता दो, तो उसको बोलते हैं प्रूफ रेजिलेंस बोलते हैं, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये सब, ठीक है। ये सब इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन घुमाता है भैया। और फिर अगर एक टर्म आता है कि प्रूव रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम को बोला जाता है क्या? मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। और स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट का वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 एप्सिलॉन इंटू सिग्मा, ठीक है। और जो आपकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है आपकी रेजिलेंस का, वो कहाँ पाया जाता है? मैक्सिमम मेनली पाया जाता है आपके यहाँ स्प्रिंग में पाया जाता है, ठीक है। अब टफनेस मैंने आपको समझाया था कि द प्रॉपर्टी बाय विच एनी मटेरियल रेजिस्ट इम्पैक्ट लोड, मतलब इंस्टेंट। जैसे मेरे को किसी ने भैया थप्पड़ मार दिया, इंस्टेंट मार दिया ना, तो मेरे लिए इम्पैक्ट हो गया, उसको मैं सह पा रहा हूँ कि नहीं सह पा रहा हूँ, वो मेरा टफनेस बताएगा उस मटेरियल का, ठीक है। तो टफनेस उसके बाद ये भी बोल सकते हो कि जैसे कि मैंने बोला कि इस पॉइंट पर आने के बाद मटेरियल क्या हो सकता है?
फेल कर जाता है। तो यहाँ तक आने तक जितना भी उस मटेरियल ने एनर्जी को एब्जॉर्व कर लिया होगा, एनर्जी स्टोर किया होगा कहाँ तक, अप टू ब्रेकिंग पॉइंट या तो फ्रैक्चर पॉइंट में, उसको भी बोलते हैं क्या, टफनेस बोलेंगे। इसका एग्जांपल क्या हो गया, माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन हो गया। तो आई होप आपको सारा कुछ यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप वहाँ पे जो आपका चैट का ऑप्शन है वहाँ पे आप पूछ सकते हो। ठीक है, ये सारा प्रॉपर्टीज़ आपको, थोड़ा वीडियो भले लंबा हो गया होगा लेकिन सारा कुछ आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिसको आप नोट्स बना लोगे और एक दो बार इसको अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो वीडियो को आप देख लेना। ठीक है, कन्फ्यूजन सारा दूर हो जाएगा। सो गाइज़ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।